जय हिंद साथियों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जीवन में और यूपीएससी में क्या कनेक्टिविटीज़ होती हैं या लाइफ और किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या कनेक्टिविटीज़ होती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आपको अपना परिचय देते हैं कि मैं प्रखर उपाध्याय आपको इस प्लेटफॉर्म LWP मतलब लर्निंग विद प्रखर पर आपका स्वागत करता हूं। इसके बाद आज हम गीता से ही शुरुआत करेंगे कि गीता के श्लोक जो होते हैं वो जीवन के तत्व को बता देते हैं, और जो जीवन के तत्व को बता दे वही यूपीएससी को क्वालिफाइड हो सकता है। तो हमको कैसे सीखना है कि जीवन के तत्व को, उसको सीखने के लिए सबसे पहले इसके पहले मैं बता देता हूँ कि जो गीता है, भगवत गीता, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अगर आप ये सोचकर भूल करेंगे कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ है तो ये गलत बात है। ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन के तत्व को बताता है। जीवन में क्या समस्याएं लोगों को की आती हैं उसके बारे में बताता है, और उससे कैसे निस्तारण करना है उसके बारे में बताता है। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी VS लाइफ, माने यूपीएससी और लाइफ के बीच में कनेक्टिविटीज़ के बारे में। तो सबसे पहला श्लोक मेरा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्वा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कि मतलब धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र वो भी एक पेशा निभा रहा है, एक मूवी के किसी किरदार में वो भी आदमी है। कौन? धृतराष्ट्र। और वो इस मूवी में क्या दिखा रहा है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन पूरा करूंगा। इसके पहले इसका अर्थ मैं बता देता हूं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस धर्म क्षेत्र माने कुरुक्षेत्र में हमारे पुत्रों, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है, संजय मुझको बताओ ये। तो जब ये उन्होंने संजय से पूछा तो संजय ने क्या उसके बारे में बताया, और उनका किरदार, संजय का क्या किरदार है, धृतराष्ट्र का क्या किरदार है, उन सब का बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं शुरुआत करता हूं अपने इस मोटिवेशनल सेशन में कि इनका किरदार क्या है, किसी यूपीएससी एस्पिरेंट को किस तरीके से सोचना चाहिए। तो सबसे पहले संजय कौन है? हमारे इस गीता में संजय कौन है? हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो संजय कौन है उसमें? संजय वो आदमी है जो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारा समाज हमारे लिए संजय है। संजय कैसे है? वो हमको पूरी सूचनाएं देता है कि हमारे मामी के बच्चे की बच्ची IAS हो गई है, कोई बताएगा फलानवा की फलानिया IAS हो गई है, कोई मतलब आएंगे पिताजी से बताएंगे, पिताजी बिगड़ेंगे हमको। इसी के चक्कर में लोग आते हैं कि यार वो लड़को वह तो तैयारी करता रहा और वो आज जाके बर्तन साफ करते बाटे होटलवा में। तो मतलब इस तरह से आकर भड़का देते हैं लोग, और मतलब समाज एक प्रकार से बहुत बुरा इफेक्ट देता है, और बुरा के साथ साथ अच्छा भी देता है कि उसकी लड़की ऐसा हो गई तो उसको देखकर मुझे मोटिवेशन आता है कि अच्छा मैं भी करूँगा तो मैं भी हो जाऊँगा। लेकिन ये लोग सोचते नहीं है, और पिताजी और भी हैं वो बिगड़ने लगते हैं कि यार उसकी बेटी वो हो गई, अब तुम यहीं पर कलम घिस रहे हो। तो इसीलिए जो संजय है, हमारा जो समाज है, वो हमको किसके बारे में बताता है? हमारे समाज के बारे में बताता है। तो यूपीएससी में उस संजय से भी आप दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप उसके बारे में सुनते रहेंगे कि फलानवा की लड़की और फलानवा का लड़का हुआ, तो उसमें आपको डिस्टर्बिंग होगी कि आप उसके बारे में दिन भर सोचते रहेंगे और आप आगे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, आपको चिंताएं सताती रहेंगी। पहला किरदार निभा लिया संजय ने। अब दूसरा किरदार कुरुक्षेत्र वह यूपीएससी की धरती है, यूपीएससी IAS की जो धरती है वो कुरुक्षेत्र है, उसी में हमको जंग लड़ना है। हमारा जीवन एक फिल्म है, और उस फिल्म में मैं क्या रोल निभा रहा हूँ, हमारा समाज क्या रोल निभा रहा है, हमारे पिताजी क्या रोल निभा रहे हैं, मेरा दोस्त क्या रोल निभा रहा है, उन सब के बारे में हमको अगर मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ तो समझ लीजिए कि मैं ही रियल अर्जुन हूँ इस पूरे पृथ्वी पर। भगवत गीता का जो अर्जुन है वो मैं ही हूँ, इसीलिए ये किरदार निभाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुरुक्षेत्र क्या है? यूपीएससी IAS का जो क्षेत्र है वो है। और दुर्योधन क्या है? दुर्योधन है हमारे अंदर का मन। लगता सही है, होता गलत है। इसका मतलब क्या है कि हमको लगता है यूपीएससी का मतलब हमारे अंदर का एक मन होता है, वो मन मुझे लगता है कि मैं तो कक्षा 12 तक जब तक पढ़ा था, क्या लगता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो रट नहीं रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो पूरा, क्लास 12 तक हम लोग जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं एकदम समझ के पढ़ रहा हूँ, रट नहीं रहा हूँ। लेकिन रियल बात ये होती है कि हम रटते रहते हैं, वो सारे कंटेंट हम रटते हैं कि ये युद्ध कब हुए, वो युद्ध का जो फैक्ट्स आते हैं उसके बारे में हम रट के लिख लेते हैं कि मतलब बाल श्रम निषेध अधिनियम कब पास हुआ तो उसको रट कर लिख लेते हैं कि इसके बाद अनेक प्रकार के अधिनियम कब पास हुए, यह युद्ध कब हुआ। वो फैक्ट हम लोग लेते हैं और उस फैक्ट को हम कहीं पर कॉपी में नोट करते जाते हैं, और एक दिन वो बहुत बड़ा कंटेंट हो जाता है और हमको तैयार नहीं होता है। तो
जो वो हमारा जो मन है जो ये फैक्ट तैयार करवा रहा है, उसको लगता है हमारे मन को कि हाँ ये रियल है, ये रियल है, जो मैं याद कर रहा हूँ वो समझ रहा हूँ। लेकिन वो रियल बात ये होती है कि हम समझते नहीं हैं, सिर्फ सोचते हैं। जिस प्रकार से दुर्योधन सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, द्रौपदी का मैं साड़ी खिंचवा रहा हूँ तो इसका मतलब अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन रियल में वो अच्छा था नहीं। इसी प्रकार क्लास 12 तक हम लोग रटते हैं केवल कंटेंट को और समझते नहीं हैं। हमको लगता है कि हम समझ रहे हैं, लेकिन वो रियल में समझना नहीं होता है। तो यूपीएससी में जब हम आते हैं, उतरते हैं, किसी सेक्टर में हम मिलते हैं, तो हम वहाँ पर समझते हैं कि रटना क्या चीज़ होता है और समझना क्या चीज़ होता है। जो इसके बीच में अंतर समझ ले वही तो अच्छा एस्पिरेंट होता है किसी फील्ड का। तो दुर्योधन के बारे में मैंने बता दिया। तीसरा होता है कृष्ण। अपने जीवन में कृष्ण, अगर जीवन में कृष्ण न हो तो जीवन सफल नहीं है हमारा। एक अच्छा ऐसा सारथी होना चाहिए जो कि हमारे जीवन में ऐसा सारथी होना चाहिए जो कि हमको मोटिवेट करता रहे। अगर हम शांति से लेटे हुए हैं तब भी आकर बीच बीच में कि यार तुमको करना है, तुम फोड़ नहीं तोड़ सकते हो, तुम सब कुछ करते हो, फोड़ने के बाद दोबारा फोड़ सकते हो, ये अंडरस्टैंडिंग दिलाते हैं कि आप ये कर सकते हो। एक मोटिवेशन हमको देते रहते हैं। पिताजी आते हैं कि यार तुम कर सकते हो, दोस्त आ रहा है कह रहा है कि तुम कर सकते हो। ऐसा सारथी होना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम कर सकते हो, तुमको करना चाहिए, तुम्हारा कर्म है। तो उसी प्रकार से यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए पास एक ऐसा साथी होना चाहिए, एक ऐसा पिता होना चाहिए, एक ऐसी समाज होना चाहिए जो उसको मोटिवेट करता रहे कि ये तुम कर सकते हो, करोगे और तुमने किया है। इसके बारे में बताते रहेंगे तो यूपीएससी कोई बहुत दूर की बात नहीं है, वो जल्दी से जल्दी आपसे जुड़ जाएगी। यूपीएससी जल्दी से जल्दी आपको क्लियर करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। और तीसरा किरदार निभाता है अर्जुन। अर्जुन मतलब मैं क्या हूँ। अर्जुन का मतलब मैं, कि मुझे दुख होगा, मुझे दर्द होगा, मैं किसी से बताऊंगा वह दुख कि मुझे युद्ध नहीं करना मुझे, तो वो लोग कृष्ण आएंगे मोटिवेट करेंगे। तो मेन को कौन है यूपीएससी का एस्पिरेंट? मैं हूँ। मैं मतलब मैं अर्जुन हूँ। तो हम अर्जुन हैं। अर्जुन जिस प्रकार से सीखे उस प्रकार से हम सीखेंगे और आगे फोड़ते रहेंगे और युद्ध को जीतते रहेंगे। इसके बाद चौथा आता है शल्य। इस संसार में शल्य की कमी नहीं है। शल्य मतलब शल्य कर्ण का सारथी था, जो कि अपने कर्ण को हमेशा डिमोटिवेट करता था। एक और देखिए कृष्ण सारथी बने, एक और शल्य बना। जब कृष्ण बने तो अर्जुन जीत गए और शल्य बना तो कर्ण हार गया। कर्ण किसी से कम नहीं था, अर्जुन से कम नहीं था, बहुत महान योद्धा था, लेकिन अपने सारथी का चयन गलत तरीके से उसने कर लिया, इसीलिए वो हार गया। और कृष्ण ने अपने सारथी का चयन अच्छा किया, इसीलिए वो जीत गया। हमको किस टीचर से पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमने अच्छे टीचर को पकड़ा, अच्छे मोटिवेशनल टीचर को पकड़ा तो हमारे सक्सेस बहुत जल्दी हमको मिल जाती है। और जबकि हमने दूसरे टीचर को, माने ऐसे टीचर को पकड़ा जो कि हमको डिमोटिवेट करता रहता है कि अरे यार यूपीएससी हलवा नहीं है, बहुत कठिन है, आपको 25-25 घंटे पढ़ना है, 20-20 घंटे पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट जो कर देता है, वो टीचर ठीक नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा आपको बोझ दे रहा है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहा है। इसीलिए सारथी हमेशा अपना अच्छा चुनना चाहिए जीवन में। भगवत गीता से तो हमको यही तो उपदेश मिलता है कि हमको लाइफ में किस प्रकार चलना चाहिए, हमारी जो ज़िंदगी है वो किस प्रकार से सरल बनेगी, उसको पढ़कर हम सीख लेंगे कि हमारी ज़िंदगी किस प्रकार से, हमको अर्जुन बनना है कि हमको दुर्योधन की भूमिका निभानी है, हमको कर्ण की भूमिका निभानी, किसकी निभानी है। अगर हमको अर्जुन रियल में बनना है तो अच्छे सारथी के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ हम आगे बढ़ें और इस दौर को फोड़ते चलें आगे, तभी आप जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। इसके बाद चौथा आता है कर्ण। हमारे जीवन में किसी भी कंपटीशन में जब लड़के होते हैं उनका एक कंपटीटर होता है, और कंपटीटर का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमको हमारी औकात पता तभी तो चलेगी। अगर हमारे साथ कोई कंपटीशन करने वाला नहीं है, मैं इस सोसाइटी में हूँ कि मैं ही सबसे तेज़ हूँ, तो हम कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। हमको तो लगेगा कि मैं ही तो बलवान हूँ, मैं ही शक्तिमान हूँ, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमको सबसे पहले अपना कंपटीटर चुनना होगा। और कर्ण एक प्रकार का अच्छा कंपटीटर था, इसीलिए अर्जुन इतना बड़ा योद्धा बन पाया और अर्जुन सक्सेस हो पाया। तो आपके जीवन में भी ऐसे ही बहुत लोग आएंगे, कर्ण जैसे बहुत महान योद्धा आएंगे, और उन योद्धाओं को तुम पराजित करोगे तब तुम अच्छे अर्जुन की भूमिका निभा पाओगे। और हमको यही करना भी है कि हमको अच्छा अर्जुन बनने के लिए अच्छे कंपटीटर के समक्ष रहना पड़ेगा, अच्छे कंपटीटर से युद्ध करना पड़ेगा, और हमको तब सक्सेस मिलेगी। और इसके बाद चौथा किरदार हमारा आता है रथ का। रथ हमको हमारे मार्ग से धीरे धीरे हमको आगे ले जाता है, हमारा जो रास्ता है वो सरल करता जाता है। वो एक अच्छा टीचर हो सकता है, एक अच्छा सारथी हो सकता है, वो हमारे पिताजी हो सकते हैं, हमारी माताजी हो सकती है, हमारा दोस्त हो सकता है, कोई
ऐसा आदमी हो सकता है जो कि आपको एक रथ का काम कर रहा हो। वो आपको फाइनेंशियली आर्थिक रूप से देखेगा, वो आपको शारीरिक आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगा, वो अच्छा रथ होता है। तो ऐसे रथ का भी चयन करना चाहिए जो कि ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता रहे, आपके रास्ते को सरल करता रहे, कांटों से रहित वो रास्ता फूलों से बिछा दे, वो आदमी आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। और 5 आपका आता है झंडा। झंडा मतलब अलौकिक शक्ति। एक अलौकिक शक्ति की हमको पूजा करनी चाहिए कि कोई हमारे ऊपर है और हमको कोई दिक्कत हो जाती है तो वो अलौकिक शक्ति हमको हमारा साथ हमेशा हमको देगी। और क्यों देगी कि उसकी मैं आराधना करता हूँ, उसकी मैं पूजा करता हूँ, इसलिए वो अलौकिक शक्ति कभी न कभी हमारा साथ ज़रूर देगी और हमारा नुकसान कतई नहीं होगा। अगर उस अलौकिक शक्ति के ऊपर आप सब कुछ भार डाल दे रहे हैं तो आप ज़िंदगी में आपके दुख आएगी नहीं। जैसे मैं IPS बन गया, मैंने कोई डिसीजन लिया कि इसका एनकाउंटर करना है और उसी में भूल चूक से मैंने किसी आदमी गोली मारी और किसी पुलिस अफसर को लग गई वो गोली और वो मर गया और मेरा बहुत पक्का साथी था। तो मुझे अपने जीवन से इतना वो होगा, दुख होगा कि मैं भी मर जाऊँ तो ठीक ही है यार, मेरा दोस्त मर गया, इतना अच्छा दोस्त था। तो माने दिमाग में अगर यही जो मेरा दुख है मैं किसी दूसरे के ऊपर थोप दूँ, वो हो सकते हैं ईश्वर, वो कोई और हो सकता है, तो मुझे जीने की एक अलग उत्साह मिल जाएगा कि मैं जी जाऊँ इस संसार में। तो इसीलिए एक अलौकिक शक्ति की हमको पूजा करनी चाहिए, हमको योग करना चाहिए और उस अलौकिक शक्ति के ऊपर कोई भी गलत काम हो, कोई भी अच्छा काम हो, उसके ऊपर थोप देने से हमारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर मैं IPS बनकर किसी गलती से किसी की हत्या हो जा रही है, माने गोली से किसी की हत्या हो जा रही है, तो मुझे अपने ऊपर दुख नहीं होगा, वो मुझे उस बात पर दुख होगा कि हमारे ईश्वर ने ये करवाया हमसे, इसीलिए उसको गोली लगी। तो सब जो दोस्त था हमने थोप दिया उस अलौकिक शक्ति पर। तो अलौकिक शक्ति को मानना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस प्रकार से गीता में झंडे पर कौन थे? हनुमान जी थे और पूरे कष्ट को वो अर्जुन के छीन रहे थे, माने हटा रहे थे। उसी प्रकार से उस झंडे का भी एक अलग दौर होता है, उस झंडे का भी एक अलग भूमिका होती है और उस झंडे को हमको ज़रूर मानना चाहिए, उस अलौकिक शक्ति को ज़रूर मानना चाहिए। अगर हम सब भार अपने ऊपर ही ले लेंगे ना तो हमारी ज़िंदगी बहुत संघर्ष में, बहुत कठिनाईपूर्ण हो जाएगी। इसीलिए उस अलौकिक शक्ति को मानना बहुत ज़रूरी होता है, किसी UPSC एस्पिरेंट के लिए होता है। और इसके बाद धृतराष्ट्र इसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं? धृतराष्ट्र भूमिका इस बात के लिए निभा रहे हैं कि UPSC मेरा है, UPSC मेरा है, कि मैं आ रहा हूँ, UPSC मेरा है। ये 25 बार सुबह उठता हूँ तो UPSC इज़ माइन, UPSC ये क्या है? UPSC तुम्हारा है, मतलब तुम 100% सोच चुके हो कि UPSC मेरे बाप की जागीर है, मेरे पिताजी की। UPSC तुम्हारा उमारा है नहीं, UPSC तुम्हारे कर्मों का है। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो UPSC तुम्हारा है, नहीं तो गलत कर्म करोगे, पढ़ाई से भागोगे तो UPSC तुम्हारा कहाँ है? UPSC हमारा नहीं है, UPSC हमारे कर्मों का है। तो हम उन कर्मों को ध्यान देंगे तो UPSC क्वालिफाई हो पाएगा, नहीं तो नहीं क्वालिफाई हो पाए। वही धृतराष्ट्र की भूमिका यहाँ पर है कि मेरे पुत्र, जहाँ पर मेरा शब्द आ जा रहा है वो बहुत विषदायक हो जाता है। विषदायक मतलब बहुत गलत हो जाता है, वो एक जहर का प्याला हो जाता है मेरा शब्द। मेरे पास एक बाइक है, मैं अपने मार्केट में ले गया उसको और वह दूसरे की बाइक थी और वो चोरी हो जाती है, तो हमको कष्ट तो होता ही है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर वो मेरी खुद की बाइक है, वो चोरी हो जाती है तो हमको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। अगर मेरा मकान है, जल रहा है और मेरा बेटा आ रहा है, बोल रहा है पिताजी मैंने कल इसको बेच दिया, तो दुख तुरंत शांत हो जाता है। लेकिन वही पता जब तक रहता है कि यह चीज़ मेरा है तो मुझे दुख बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब जहाँ पर मेरा शब्द रहेगा वहाँ पर दुख अपने आप आ जाएगा। बोला नहीं गया है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, यह मेरा है वह तुम्हारा है, ये करने वाले छोटे स्वभाव के होते हैं, लघु चेतना वाले होते हैं। और अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, इसके बाद वसुधैव कुटुम्बकम ऐसे ही है कुछ। तो माने पूरे संसार को आप अपना मानिए कि ये सब मेरा है, कोई दूसरे का नहीं है, तो आप ज़िंदगी में बहुत सफल होंगे। अगर UPSC सिर्फ मेरा है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। और आप उसमें कुछ लोग होते हैं कि 100% मान लेते हैं कि UPSC मुझे क्रैक करना है और मेहनत भी करते हैं, अगर हो नहीं पाता है उनका 100% सोचे हैं अगर कोई चीज़ मैं सोच लिया हूँ कि ये मेरा है और मुझे मिलेगा नहीं तो मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, मैं आत्महत्या ज़रूर करूँगा। आत्महत्या कर सकता हूँ, कोई सॉरी रुकिए थोड़ा सा, मैं आत्महत्या करूँगा, मैं गलत रास्तों को चुनूँगा, मैं रेल की पटरी पर चला जाऊँगा। ये क्या होता है? ये गलत सोच। 100% UPSC मेरा है। अगर आप सोचते हैं 80% UPSC मेरा है,
अगर आप सोचते हैं 80% यूपीएससी में रहा है, अगर नहीं निकलता है तब भी 20% मैं किसी दूसरे सेक्टर में जा सकता हूँ, अगर आपकी सोच ये होगी तो आपसे यूपीएससी निकलेगा, ये तो फिक्स बात है। लेकिन अगर नहीं भी निकलता है तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो, आप एक अच्छा टीचर बन सकते हो और एक अच्छा अवध ओझा बनकर हारमोन्स के धक्के से कॉलर खड़ा करवा सकते हो। तो ये किसकी बात होती है? ये बात होती है कि आपके अंदर ये होना चाहिए कि हमको यूपीएससी तो निकालना है, लेकिन 100% नहीं निकलेगा भी तब भी हमारे पास रास्ते हैं। ये नहीं कि नहीं निकलेगा तो कोई रास्ता नहीं। जीवन मैंने जिस पर बेकार किया, मतलब बेकार क्या किया, इन्वेस्ट किया, वही चीज़ नहीं मिलेगी तो हमको आत्महत्या करने की इच्छा तो होगी, तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो आत्महत्या हम न करें, इसीलिए हमको सोचना चाहिए कि 80% यूपीएससी में रहा है, 20% दूसरे रास्ते भी हमारे लिए खुले हैं और हम तब अवध ओझा बनेंगे। अवध ओझा बनेंगे और कॉलर टाइट करेंगे, बाल टाइट करेंगे, किससे? हार्मोन्स के धक्के से। तो हमको ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। और ये जो 80% वाले होते हैं ये ही बड़ी सोच वाले होते हैं, और छोटी सोच वाले कौन होते हैं? 100% की। मैं तो 100% मेरा है, कॉन्फिडेंस है, मुँह निकाल लूँगा। उनकी ये सोच रहती है कि कॉन्फिडेंस है कि मैं क्वालिफाई करूँगा तो करूँगा, कोई शक्ति नहीं जो क्वालिफाई ना करने दे। ये बहुत गलत सोच होती है कि वो अहंकार सा आ जाता है कि मैं करूँगा। तो इसके आगे हम बताएंगे कि आत्महत्या करने वाले कौन लोग होते हैं, आत्महत्या करते हैं तो उनको क्या परिणाम मिलता है। आध्यात्म में कुछ बातें बताई गई हैं, वो बातें ये हैं कि आत्महत्या आदमी करता है वो 3 प्रकार का होता है। एक नॉर्मल कोई मर्डर कर दे, गोली से मार दे, आप मर जाएं। एक है हम खुद ही मर जाएं, और एक है कि नॉर्मल हम ज़िंदगी में बुढ़ाकर, माने एक अच्छी स्थिति में आकर मरे। तो जो आत्महत्या करता है ना, उसके लिए लिखा गया है कि वह जो जैसे 18 साल का युवक है वो गले में फांसी लगा कर मर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका जो जीवन है वो जब तक वृद्ध नहीं होगा तब तक बिना पानी बिना जल का, बिना भोजन का वो तड़पता रहेगा इसी मृत्युलोक पर। यह अध्यात्म लिखी गई बातें हैं कि जो युवक 18 साल का होगा, अगर उसकी एज 80 साल रही होगी तो वो ये जो बीच के टाइम पीरियड हैं उसमें वो भटकता रहेगा, और एक समय आएगा कि उसको न पानी मिलेगा, न किसी का न मानव शरीर मिलेगा, और न ही भोजन मिलेगा, और वो ऐसा ही भटकता रहेगा। एक बात ये बोली गई है। और जैसे दूसरी बात बोली गई है कि कोई हत्या कर दे रहा है गोली से, ये भी लिखा गया है कि जो हत्या करता है तो जिसका प्राण निकला, वह प्राण जो वो भूत बनता है, वो उसके अंदर एक कैपेसिटी आ जाती है कि वह अपने मर्डरर, मतलब जो हत्या किया हुआ है, उसके शरीर में, उसके सहयोगियों के शरीर में हिल सकता है और उसको परेशान कर सकता है, उसको दलिद्र बना सकता है, सब मिलाकर। और तीसरे वाला होता है कि आदमी स्वतः मरे। जब स्वतः आदमी मरता है तो 13 दिन तक उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है, और यहाँ पर भटकती है 13 दिन। इसीलिए हमारे यहाँ तेरही कराया जाता है, भोज कराया जाता है कि 13 दिन यहाँ वहाँ उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। इसीलिए अब आप सोच लीजिए, जो यूपीएससी का एस्पिरेंट या किसी भी सेक्टर का, आईआईटी कर रहा हो, नीट कर रहा हो, किसी भी सेक्टर का हो, आत्महत्या करनी चाहिए या किसी की हत्या करनी चाहिए, ये अब आपकी सोच होनी चाहिए कि नॉर्मल मरना चाहिए। आपको भूत योनि में जाकर माने 50-60 साल तक ऐसे ही भूत बने रहना है कि आपको दूसरों को सताना है भूत बनकर, ये करना है। तो आप ये सब खुद सोच लीजिए कि आपको फांसी लगानी चाहिए, आत्महत्या करनी चाहिए कि नहीं। इसके बाद लाइफ बिहेव नॉर्मल, ये यूपीएससी में क्या चीज़ है। अगर हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो नॉर्मल चीज़ है। कोई मरा नॉर्मल, कोई जिया नॉर्मल, कोई हमको गाली दिया नॉर्मल, कुछ नहीं। यूपीएससी क्वाली हो गया नॉर्मल, पीसीएस हम बन गए नॉर्मल, कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएं, बहुत ज़्यादा माने दुखी हो जाएं। ये ज़िंदगी का सबसे ख़राब होता है कि हमको बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा गम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हमको रहना चाहिए। लाइफ में बहुत ज़्यादा ढाल हो जाएगा तब भी हम सड़क जाएंगे, बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा तब भी हम खाई में सड़क जाएंगे। तो इसीलिए जैसे सूर्य उगते वक्त लाल रहता है, डूबते वक्त लाल रहता है, उसी प्रकार से किसी कंपटीशन में बैठने से पहले आदमी को जैसे नॉर्मल है वैसे नॉर्मल रहना चाहिए। इसके बाद आप नॉर्मल इसमें भी रहना चाहिए कि कोई आप किसी के पास गए, उससे बोल दिए आई लव यू, तो वो आपको 2 तमाचा मार दिया गाल में, और जब 2 तमाचा मार दिया तो आप नॉर्मल रहिए, उसमें भी कुछ बोलिए मत, उससे बोलिए बस तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, लंबी है ज़मीं मिलेंगे लाख हंसी, इस जवाने में सनम
तू अकेली तो नहीं, ये बोलकर आप चले जाइए और चले जाइए, फिर बैठिए, सोचिए, मंथन करिए, इसके बाद उठिए, फिर आइए उसके पास और इसके बाद बोलिए उससे बोलिएगा ठुकरा कर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो सैंडल से तो फिर मारने दौड़ेगी, तुम भाग लेना उस समय और जाना, फिर तैयारी शुरू करना और तब अलग मोटिवेशन आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ अब मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि उस लड़की को मुझको बताना है कि हाँ मैं ये बन गया हूँ, तो तब वो आपको एक्सेप्ट करेगी। तो मतलब लाइफ यही है कि कोई कुछ बोल रहा है कोई मतलब नहीं, किसी लड़की को क्या बोल रहा है, कोई लड़की क्या बोल रही कोई मतलब नहीं, तुमको मार रही कुछ नहीं मतलब, बस तुम नहीं कोई और सही, और दिक्कत हुई तो ठुकरा के मेरा प्यार, यूपीएससी की तैयारी लो, यही तो ज़िंदगी है। इसके बाद नॉर्मल आदमी की क्या सोची है, नॉर्मल आदमी की सोच और यूपीएससी एस्पिरेंट की सोच में क्या डिफरेंस है जानते हैं आप? वो डिफरेंस इस बात का है कि जो नॉर्मल आदमी होता है वो पिच पर आता है, क्रिकेट के मैदान में उतरता है, तो नॉर्मल आदमी सोचता है कि जब तक मैं यहाँ पर रहूँ तब तक छक्का चौका मारता रहूँ, तहलका मचाए रहूँ, और जब हम नहीं तो मैं वहाँ पर छक्का चौका मारूँ, नहीं तो मैं वहाँ से चला जाऊँ, मैंने आउट होकर चला जाऊँ। और ये नॉर्मल आदमी की सोच होती है कि जब तक मैं रहूँगा तब तक तहलका मचाता रहूँगा, नहीं तो मैं आउट होकर चला जाऊँगा। ये सबसे गंदी सोच है। और यूपीएससी का एस्पिरेंट क्या सोचेगा कि मैं यहाँ पर टिका रहूँगा, एक रन नहीं मार पाऊँगा तब भी टिका रहूँगा, और अंततः मैं इस हार वाली बाजी को मैं जीत में कन्वर्ट करके ही वापस लौटूंगा, कि माने इतना धैर्य, इतना कि मैं अंततः इस फील्ड में टिका रहूँगा। यही तो ज़िंदगी है कि यूपीएससी का एस्पिरेंट अगर ये सोच लेगा कि हमको अब नहीं, अब मेरे बस की बात नहीं, हम भाग लेते हैं अपने यहाँ से, मैं धैर्य ख़त्म उसका हो गया, तो यूपीएससी उससे बीट नहीं होगा। तो उसको सबसे पहले ये सुनना चाहिए कि हमको यूपीएससी क्रैक करना है तो हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, और हमको आगे नॉर्मल पिच पर डटे रहना है, और धीरे धीरे रन 1-2 रन मार कर ही आगे बढ़ना है। तो ये सोच में अंतर होता है नॉर्मल पीपल के और यूपीएससी क्रैकर के लिए। एक अच्छा खिलाड़ी कौन है, अच्छी ज़िंदगी कौन जीता है, इसके बारे में जो लास्ट तक टिका रहे और मैच के पासे को पलट दे, वही अच्छा एस्पिरेंट होता है, वही अच्छा यूपीएससी क्रैकर होता है। यही ज़िंदगी का भी दस्तूर है कि जो लास्ट तक टिका रहेगा, संघर्षों से लड़ता हुआ मंजिल को पाता रहेगा, वही अच्छा एस्पिरेंट होता है। और यूपीएससी हमको बहुत चीज़ सिखाती है कि लाइफ को कैसे जीना है। लाइफ में हमको स्ट्रगल है तो उसको नॉर्मल वे में जीना है, कि बहुत ज़्यादा उसको भड़का कर कि ये हो गया वो हो गया, 25 प्रकार के टेंशन लेकर हमको जीना है। ये हमारी सोच होनी चाहिए कि हमको कैसे जीना है। लाइफ बहुत सिंपल चीज़ है, और लाइफ इक्वल टू यूपीएससी। लाइफ हमारा जो है वो यूपीएससी के ही इक्वल है, कि जैसा यूपीएससी कि आप धैर्य बनाइए, आप दूसरों को देखते हुए कि ये नहीं कि कंपटीशन के चलते उसको पीछे छोड़कर आप खुद आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको भी आगे बढ़ाइए, खुद आगे बढ़िए, तब जाकर आपकी मंजिल मिलेगी। इसी प्रकार से लाइफ भी है, खुद आगे बढ़िए और अपने साथी को भी आगे बढ़ाइए, यही यूपीएससी है। तो इस प्रकार आज का मोटिवेशनल सेशन और यूपीएससी और गीता का श्लोक धर्म क्षेत्र वाला कुरुक्षेत्र ये ख़त्म होता है हमारा। तो ओके, ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।